दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल VKMGS सेंटर में। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी PCS SSC पुलिस इंस्पेक्टर, तो ये जो हमारी वर्णमाला सीरीज है तो इसको ज़रूर देखें और इसे लाभ उठाएं। सफलता पाने के लिए हमेशा मेहनत करना पड़ता है। तो सफल प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका पहला प्रश्न है, एक मनई के दुई बेटवे रहित, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमार, होसा लागेत होए तवन हमार दैदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली से है। तो हम लोग जो जिस क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र का जो प्रसिद्ध जो बोली है वह भोजपुरी है। तो हम लोग ये पहले लाइन को ही देखते समझ गए होंगे कि यह जो एक मनई के दुई बेटवे रहित, इसी से समझ में आ गया होगा कि यह भोजपुरी भाषा का है। तो इसलिए इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और यह जो प्रश्न है पुलिस उपनिरीक्षक परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, स्वयंभू किस भाषा को देसी भाषा कहा जाता है। यानी स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है। तो इसमें जो चार ऑप्शन है, पहला है संस्कृत, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है अपभ्रंश और चौथा है पाली। तो इस प्रश्न में जो स्वयंभू हैं वह अपभ्रंश को देसी भाषा मानते हैं, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। तो अब इसका जो पहला ऑप्शन है महाभारत, दूसरा ऑप्शन है रामायण, तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद और चौथा ऑप्शन है अवेस्ता। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। तो हम सब जानते हैं कि जो अवेस्ता है वह ईरानी शब्द है और अवेस्ता में ही सर्वप्रथम हिंदी का उल्लेख हुआ है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अवेस्ता। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3 और तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो गांधी जी ने जो राष्ट्रभाषा के लक्षण बताए हैं वो कितने हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा। तो गांधी जी ने जो राष्ट्रभाषा के लक्षण बताए हैं वो 5 हैं और इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न है, भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत देश में जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वह कौन है। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत और चौथा ऑप्शन है उर्दू। तो सब लोग जानते हैं कि जो हिंदी भाषा है वह भारत में हर जगह बोली जाती है, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी। ये हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। इसका पहला ऑप्शन है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, दूसरा ऑप्शन है साधारण बोलचाल की भाषा, तीसरा ऑप्शन है शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा और चौथा ऑप्शन है केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। तो हम लोग जानते हैं साहित्यिक पुस्तकों की भाषा के रूप में प्रयोग होने वाली जो भाषा है वह मानक भाषा कहलाती है। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। अगला प्रश्न जो है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद में, दूसरा ऑप्शन है उपनिषद, तीसरा ऑप्शन है रामायण और चौथा ऑप्शन है महाभारत। तो यह प्रश्न जो है B.Ed प्रवेश परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। तो जो संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप है वह कहाँ दिखता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है लौकिक संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है पाली, तीसरा ऑप्शन है आर्य भाषा और चौथा ऑप्शन है देव भाषा। तो हम लोग जानते हैं संस्कृत के 2 रूप हैं, वैदिक या दैविक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत।
तो लौकिक संस्कृत जो है आम जन द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा है। तो वैदिक संस्कृत को देव भाषा भी कहते हैं, जो कि साहित्य में प्रयोग की जाती है। तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, देव भाषा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? इसका पहला ऑप्शन है राजभाषा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, तीसरा ऑप्शन है बी भाषा और चौथा ऑप्शन है तकनीकी भाषा। तो हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान द्वारा अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है, लेकिन बोलने वालों की दृष्टि से भी हिंदी भारतवर्ष में राष्ट्रभाषा के वर्ग में आती है। तो इस तरह से यह दोनों तरह से जो हिंदी है वह राष्ट्रभाषा के अंतर्गत आती है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, राष्ट्रभाषा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? पहला ऑप्शन है लोग, दूसरा ऑप्शन है गण, तीसरा ऑप्शन है वर्ग और चौथा ऑप्शन है प्रेस। तो जो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है वह है प्रेस, तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो इसका पहला ऑप्शन है अ, दूसरा ऑप्शन है आ, तीसरा ऑप्शन है अप और चौथा ऑप्शन है परि। तो हम लोग जानते हैं कि व्यवस्था में अ वर्ण लगा देने से वह अव्यवस्था हो जाएगा, जिससे उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है अ। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? पहला ऑप्शन है सागर, दूसरा ऑप्शन है नगर, तीसरा ऑप्शन है अगर मगर और चौथा ऑप्शन है जादूगर। इसमें हम लोग देखते हैं कि जादू में जो गर प्रत्यय लगा हुआ है इससे यह इसलिए इसका ऑप्शन जादूगर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका पहला ऑप्शन है शारदा लिपि, दूसरा ऑप्शन है खरोष्ठी लिपि, तीसरा ऑप्शन है कुटिल लिपि और चौथा ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि। यह शिक्षक भर्ती परीक्षा 2010 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हम लोग जानते हैं कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। तो जो शारदा लिपि है वह शारदा लिपि एवं कुटिल लिपि का भी ब्राह्मी लिपि से ही विकास हुआ है। खरोष्ठी लिपि जो है उसका प्रचलन अशोककालीन पश्चिमोत्तर भारत में था। तो इसलिए इसका जो चौथा ऑप्शन से सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो इसमें पहला ऑप्शन है तत्सम, दूसरा ऑप्शन है तद्भव, तीसरा ऑप्शन है देशज और चौथा ऑप्शन है शंकर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि विभावरी जो है वो तत्सम शब्द है और विभावरी जो है स्त्रीवाचक भी है और इसका जो पर्यायवाची है वह रात्रि है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्सम। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है निमग्न, दूसरा ऑप्शन है नित्य, तीसरा ऑप्शन है निर्बाध और चौथा ऑप्शन है निरूपण। तो इनमें उपसर्ग रहित कौन है तो बताना है। इसका दूसरा ऑप्शन जो है नित्य, यह उपसर्ग रहित है, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नित्य। अगला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है क, दूसरा ऑप्शन है इक, तीसरा ऑप्शन है आक और चौथा ऑप्शन है अक प्रत्यय। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो हम लोग जानते हैं कि लेखक में अक प्रत्यय लगने से लेखक शब्द का निर्माण होता है, तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो इसका पहला ऑप्शन है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, दूसरा ऑप्शन है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली आ सकता हूँ, तीसरा ऑप्शन है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा और चौथा ऑप्शन है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। इसमें पहला, दूसरा और चौथा जो ऑप्शन है वो सही लग रहा है, शुद्ध रूप है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो यह अशुद्ध प्रयोग हुआ है इसमें, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। पहला ऑप्शन है कोई, दूसरा ऑप्शन है कौन, तीसरा ऑप्शन है जो और
चौथा ऑप्शन है वह। तो संबंधवाचक सर्वनाम जो है वह है तीसरा ऑप्शन इसका जो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका पहला ऑप्शन है पात्र, दूसरा ऑप्शन है खर्च, तीसरा ऑप्शन है निपट और चौथा ऑप्शन है चुपचाप। तो इसमें जो निपट शब्द जो है वह यह निपट शब्द जो है विशेषण है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है थोड़ा पानी दीजिए, इस वाक्य में थोड़ा शब्द क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है विशेषण, तीसरा ऑप्शन है अव्यय और चौथा ऑप्शन है क्रिया विशेषण। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो थोड़ा शब्द है वह विशेषण है, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा विशेषण। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 20 प्रश्नों को हल किया। तो इसी तरह से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले सेशन में।